गुड इवनिंग सर। आज दोनों नहीं करेंगे, आज सिर्फ वेक्टर करेंगे क्योंकि एक क्लास अभी और है ना इस वीक में आपकी। संडे को भी आपकी क्लास लगी हुई है ना, बैकअप क्लास ही, तो उस दिन हम एरर्स करते हैं। आज सिर्फ वेक्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट एरर कर लेंगे, फिर उसके बाद बैकअप का खत्म। आपका जो बैच है परफेक्टली बैच 1 के साथ मर्ज है ना, उसके साथ टेस्ट आपका नहीं है इस बार, है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको होगी ना कि आपका टेस्ट जो होगा ये नहीं है, ये सिर्फ बैच 1 के लिए है, बैच 2 के लिए बाद में फिर से होगा आपका। चलो मेरे ख्याल से सर तीनों के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए। हाँ तीनों के लिए, मतलब मत तो टेस्ट अभी कितने बजे से कितने बजे तक है? टेस्ट की टाइमिंग्स का 10 to 1 है ना शायद संडे के दिन, वो भी बैच 1 के लिए है, बाद में आप दे लेना दूसरे। चलो तो मेरे ख्याल से आज हम पढ़ेंगे वेक्टर कंप्लीट कर, है ना। तो वेक्टर में मेरे ख्याल से डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया है ना भाई। हमने जो वेक्टर में प्रोडक्ट किया था, एक प्रोडक्ट आपने किया था डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता था कि डॉट प्रोडक्ट में अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, if a डॉट b इज 0, तो a वेक्टर और b वेक्टर आपस में क्या होते हैं पता नहीं। ऐसे ही एक हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, कि हमने यहाँ पे पढ़ा था जैसे आपका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर a क्रॉस b 0 होगा तो a वेक्टर और b वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। हाँ तो ये मैंने जस्ट बताया था आपको कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर क्या होंगे जैसे कि आपके पैरेलल होंगे, है ना। ये चेक करने में कई बार यूज होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आते हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होती है इसकी बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। एक तो ये एप्लीकेशन हुई है ना कि परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं और पैरेलल चेक करने के लिए यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं we study the what is the geometrical meaning of dot and cross product, है ना। पहली चीज हम आ जाते हैं geometrical meaning of dot product। geometrical meaning of dot product, ये डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब सिंपल सा है कि डॉट प्रोडक्ट इज, है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ a vector, right, and component of is multiplication of first vector and component of second vector, component of second vector in the direction of first vector, in the direction of first vector, है ना। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि सिंपल से डॉट प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जब भी हम लिखते हैं इस तरह से कि मैंने लिखा कि a डॉट b, a डॉट b आप ये तो लिखते हो दिस इज सिंपली a b cos थीटा, है ना। तो a तो फर्स्ट वेक्टर हो गया, इसमें जो b cos थीटा होगा, b cos थीटा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ, इसी को हम लिख देंगे दिस इज द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर in the direction of a vector। क्या आपका होता है जब भी सिंपल से डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब भी हम इसको लिखेंगे a b cos थीटा, ये आपका फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। इसका मतलब सिंपल से हो गया कि अगर ये आपका कोई a वेक्टर है और ये आपका कोई b वेक्टर है और इसके बीच में एंगल थीटा है ना, तो पहला वेक्टर तो आपने ऐसे छोड़ दिया a, और b का हमने a की डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया,
तो आपको पता है बी का ए के अलाउंग जो कंपोनेंट होगा वो बी cos थीटा ही तो होगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी चीज को क्या होता है, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट का पर्पस ही है कि कंपोनेंट निकाल, डॉट प्रोडक्ट का जो मेन पर्पस है टू फाइंड आउट कंपोनेंट, है ना। किससे हम क्या निकालते हैं, जैसे कि आपका टू फाइंड आउट कंपोनेंट, है ना। किसी वेक्टर का जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जैसे कि आपका डॉट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट। कैसे आपका रहेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका बेसिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से आपका आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by, right, formed by taking two vector as its adjacent side, as its sides लिख लो, है ना, कि magnitude of the cross product gives the area of the parallelogram formed by taking two vector as its sides, है ना। सिंपल सा अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि एक वेक्टर यहाँ पे कोई ए वेक्टर है और एक वेक्टर जो दूसरा आपका कोई बी वेक्टर, है ना, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो आपको पता है इस साइड्स को लेके हम एक पैरेललोग्राम ऐसा बना सकते हैं, जो पहले आपने पढ़ा था कि अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ये a प्लस बी होगा और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी होगा। अब मुझे निकालना है कि इसके एरिया कितना होगा, है ना, ये जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है इसके एरिया कितना होगा। तो सिंपल सा कि जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है, a क्रॉस b का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, जैसे आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या देगा, जैसे आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा, अगर इस दोनों को हम साइड्स ले लें तो इस पैरेललोग्राम के एरिया को देता है, और एकदम कोई टफ चीज नहीं है, एकदम आसान है। आपको ध्यान दो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको दो पार्ट में ऐसे में डिवाइड कर दूं तो ट्रायंगल हो गया ना, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया तो इक्वली होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना, कि अगर हम ये निकालना चाहें कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा, तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो आप देखो कि इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर मैं निकालूं, इसको प्रूफ करना है कि भाई ये एरिया कैसे आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना, तो भाई इस किसी भी एक ट्रायंगल का मैं इसके एरिया लेता हूँ, तो आपको पता है अगर ये हम यहाँ से हाइट इसकी निकालेंगे ना ट्रायंगल की, तो अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की एरिया लिखूँ, मैं लिखूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपको हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस प्लस का ए हो गया, और हाइट कितनी हो गई, जैसे आपकी बी साइन थीटा हो, है ना। किसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा तो होता है, तो मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो आप देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब भी आपको निकालना है वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, है ना, दो वेक्टर्स। लेकिन पैरेललोग्राम में ये तो ट्रायंगल के हाइट का एक और ट्रायंगल ऐड हो जाएगा ना, तो उसका डबल हो जाएगा। जब डबल होगा तो जो ए क्रॉस बी होगा ये क्या देगा, जैसे आपका एरिया ऑफ द पैरेलल। तो सिंपल सा है कि डॉट प्रोडक्ट से किसी वेक्टर का हम कंपोनेंट निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या निकालते हैं, जैसे आपका एरिया ऑफ द पैरेलल। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपका क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी होती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसके भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, जस्ट हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका क्रॉस, है ना,
क्या, ये इसका बेसिक मतलब। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे एक चीज आती है थोड़ी सी, वो थोड़ी सी टफ चीज है, उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है ना। भाई यहाँ पे हम ये निकालना चाहते हैं कि पर्पस ये है टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in the direction of another vector, in the direction of another vector, है ना। ये हम निकालना चाहते हैं, to find out the component of a vector in the direction of the another vector। एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हम निकालना चाहते हैं, to find out the component of a vector in the direction of the another vector। और इसका मतलब समझना क्या है, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि कोई इस तरह से दो वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर आपका कोई ए है ना, और ये आपका कोई वेक्टर आपका बी है ना, इस तरह से आपका कोई दूसरा वेक्टर क्या हो सके आपका बी है ना, और ये मतलब ये इस तरह से ओरिएंटेड है, कोई एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये आपका ए वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है ना। मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ए का कंपोनेंट बी के अलाउंग कितना होगा। तो वैसे तो मतलब ये क्वेश्चन बड़ा फुलिश लग रहा है कि भाई ए का कंपोनेंट जो बी के अलाउंग होगा, अगर मुझे ये एंगल थीटा पता हो फिर तो आसान है, ए का बी के अलाउंग कंपोनेंट ए cos थीटा तो हो जाएगा है ना। इसका जो इसके अलाउंग कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ए cos थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा आपको पता है, कंपोनेंट ऑफ द ए अलोंग द बी जो होगा ये आपका हो जाएगा ए cos थीटा, और डायरेक्शन बी के अलोंग है तो हम बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। बी कैप क्या हो जाएगा इसमें, यूनिट वेक्टर अलोंग द बी है। एक प्रॉब्लम तब होती है जब ये थीटा नहीं पता होता। वैसे अगर आपको थीटा पता है तो ए का इसके अलोंग कंपोनेंट ए cos थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन जो बी के अलोंग है तो इससे बी कैप आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, राइट। और डायरेक्शन में भी निकालना होता है और परपेंडिकुलर भी निकालना होता है। जैसे इसमें तो डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ द अनदर वेक्टर है ना, कभी कभार इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको होता है कि उसके परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे तो बी sin का हो जाएगा ना, यहाँ पे ए भी आ जाएगा। टू फाइंड आउट राइट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर राइट इन द डायरेक्शन ऑफ component of vector perpendicular to another perpendicular to another vector। तो दोनों निकालना होता है कि भाई अलोंग पे निकालना होता है, परपेंडिकुलर पे निकालना होता है। ध्यान रखना कि कोई भी जब वेक्टर होगा ए वेक्टर तो हमेशा ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपको हो जाएगा ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर है ना। जैसे ये ए वेक्टर का एक पैरेलल आ गया और एक इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना, ये आपका ए sin थीटा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जैसे कि आपका ए परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का सम ही तो ए वेक्टर होगा। अब मुझे ये निकालना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द अनदर वेक्टर मतलब ए पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब ये चीज निकालना है ना। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे अगर ए पैरेलल निकालना है तो ए पैरेलल निकालने के लिए मैं सिंपल सा ये ट्रिक यूज करूंगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप इनटू बी कैप। भाई ए वेक्टर का अगर मैं इस बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं और फिर से बी कैप मल्टीप्लाई कर दूं तो वही चीज आ जाएगी ए cos थीटा इनटू बी कैप। जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे, ऐसे ही आप यहाँ पे बी कैप का मैग्नीट्यूड ले लोगे और दोनों के बीच में एंगल कितना है cos थीटा है, और बी कैप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको बी कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा ना, और ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, तो ए cos थीटा इनटू बी कैप आ गया। तो सिंपल सी है कि जब भी आपको एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आप यूज करें। ए पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप इनटू क्या हो जाएगा बी कैप है ना, और जब परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। भाई पैरेलल पता है और ए वेक्टर पता है तो ए परपेंडिकुलर अपने आप आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ से ए परपेंडिकुलर निकालना है तो ए परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी ए वेक्टर से हम माइनस कर देंगे ए पैरेलल, और ए पैरेलल का फॉर्मूला मुझे पता है, ये जो चीज आएगी वही आ जाएगी आपकी ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल। ए पैरेलल आपका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप इनटू बी कैप है ना, तो ये परपेंडिकुलर है।
जस्ट मैंने किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग भी निकाल लिया यहाँ से, और इस फॉर्मूले से बी के मैंने कैसे निकाल लिया, तो कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन है ना, तो भाई एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग हम क्या करेंगे, इसलिए आपको कैलकुलेट, ये थोड़ा सा टिपिकल सी चीज होती है, तो ठीक से समझोगे तो जरूर आ जाएगा आपको। अगर एंगल दिया होता फिर तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, एक cos थीटा एक sin थीटा है, लेकिन आप देखो इसमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप डॉट प्रोडक्ट से आ जाए, उसमें भी एंगल की जरूरत नहीं, अपने आप कैसे आ जाएगा कि आपका डॉट प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर अभी मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा जिससे कि आपको ये चीज आ जाएगी। पहले आप इसको सर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तो एंगल पता होना चाहिए ना। नहीं, जैसे मैंने बोला कि 3i डॉट ऑफ 4i कितना होगा, एंगल की जरूरत है क्या, आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे ना, तो सर डॉट आई मतलब 1, गिवन होगा ना फिर, हाँ गिवन बेटा, होगा जब ही तो। हाँ वो तो आई कैप जे कैप के टर्म्स में यही होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, जीरो। आपको ए वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया होता है, तो उसके लिए फिर एंगल की जरूरत नहीं है ना, अगर आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया है। वही तो तरीका है, अगर सारे वेक्टर आपको आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिए हुए हैं तो एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं, इस फॉर्मूले से हम ये पैरेलल निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे कि आपका ए को पॉइंट वेक्टर कैसे भी रखें, है ना, वेक्टर को यूनिक या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे मैंने बोला ये आपको ए बी वेक्टर और ये वेक्टर आपका ए वेक्टर, तो ए पैरेलल का मतलब हो जाएगा ये वेक्टर, इसको हम बोलेंगे ए पैरेलल, उसको हम से निकालेंगे। ए परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा ये वेक्टर, ये ए परपेंडिकुलर है ना, एकदम डायरेक्शन के साथ आ जाएगी सारी, इससे जो भी चीज आएगी सारी किसके साथ आएगी, डायरेक्शन। ध्यान रखना इसमें बी कैप जो है वो बी का यूनिट वेक्टर, भले ही आपको ये एंगल नहीं पता है, एंगल ना भी पता हो तो ये पैरेलल में परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं, और इसी ए पैरेलल को कई बार हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, दिस इज समटाइम्स नोन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन भी इसको बोलते हैं, ये वेक्टर क्या हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्शन, ये आपका गैस, ठीक है। ये आपका गया, तो एक क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, उसको आप थोड़ा अटेम्प्ट करके मुझे उसका सही आंसर दीजिए, है ना, अपने आप आपको आ जाएगा। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो अपने आप सारी चीजें आपको रिवाइज देते जाएंगे, आज के बाद आपको सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए along I cap plus J cap and the find out the component of the A perpendicular to the I cap and J। A के ऊपर वेक्टर साइन लगा दूंगा, क्या देगा इसका आंसर,
ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर आपको कैलकुलेट करना है ना। वो क्या कैलकुलेट करना है, ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर। हाँ ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, ऐसा आंसर नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो है ना, आप लोग को थोड़ा सा टफ लगेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, उसमें आप सॉल्व करना। देखो कुछ नहीं है, इसने बोला था कि कोई ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट मुझे बी के अलावा निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिख लिया, मतलब ए पैरेलल निकालना है, तो ए पैरेलल क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप, तो फिर से एक बार बी कैप से मल्टीप्लाई। पहले तो आप इसका बी कैप निकाल लो। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते सर हैं, यही सही आएगी। है ना। ये वेक्टर को उसके हम किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर आपका हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो √2 हो जाएगा, वन। है ना। √2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, और ये क्या आ गया, जैसे आपका बी कैप, है ना। अब इसके बाद हम ये निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए पैरेलल। ए पैरेलल हम निकाल लेते हैं। ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर पुट कर दो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है बी कैप के साथ, आई कैप प्लस जे कैप बाई क्या हो जाएगा √2। ये तो डॉट प्रोडक्ट वाला टर्म आ गया, लेकिन बी कैप एक बार और मल्टीप्लाई भी होगा ना, ये ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग जो होगा उसकी डायरेक्शन तो बी के लॉन्ग ही होगी ना। यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 प्रेजेंट होगी, तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप निकालो। यहाँ से ए पैरेलल वेक्टर जो होगा वो आपका जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो आपको तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 बाई √2, है ना, इनटू आपका ये डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 आ गया। मतलब आपका आंसर आ गया 5/2 आई कैप प्लस। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि ये जो वेक्टर होगा
ये ए का ये कंपोनेंट है जो कि बी के अलावा, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकाल दिया। तो कहीं भी आप देखो थीटा वाला टर्म तो आएगा नहीं ना, आपको डॉट प्रोडक्ट से सीधे आपने निकाल दिया। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, तो 2 और 3 5 तो अपने आप बची। अब ये ए पैरेलल आ गया, दूसरा मैंने बोला है परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर अभी आपने पढ़ा, फिर परपेंडिकुलर कैसे आएगा, टोटल वेक्टर में से ए पैरेलल हम माइनस कर देंगे। तो टोटल वेक्टर जो था वो था आपका 2i क्या प्लस 3j क्या माइनस ऑफ ए पैरेलल, ए बाय पैरेलल आपका हो जाएगा 5/2 i क्या प्लस, है ना। तो यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ i/2, है ना, और प्लस ऑफ j/2, मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये j कैप माइनस i कैप, बस यार। तो ये वेक्टर उस ए वेक्टर के बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ए का ये जो कंपोनेंट है ये बी के परपेंडिकुलर, और ये जो कंपोनेंट है ये बी के अलावा। तो सीधा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक पैरेलल निकालने के लिए, और एक बार जैसे ये पैरेलल आ गया तो टोटल वेक्टर से ये पैरेलल हम क्या कर देंगे माइनस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है यूज, तो इस तरह से हम solve करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ सही है, सही है ना, 5/2 i कैप प्लस j कैप सही बताया है ना आपने, ये आपका। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना, सही बात, सही, ठीक है। ये इस तरह से हमने सॉल्व, तो ये आपका आ गया। तो ये चीज आपको निकालना है, कई बार ये भी एग्जाम में आपसे पूछते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, उसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल। हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, ये होते हैं, ये चीज ये होती है ए डॉट बी क्रॉस, कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके थर्ड का हम उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो वो जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल, है ना। ये जो क्वांटिटी होगी इज ए स्केलर, है ना, नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, कि क्वांटिटी स्केलर होती है, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट से तो वेक्टर आएगा, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्केलर आ जाएगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस, है ना। इसका मेन जो पर्पज होता है कोप्लेनर चेक करने में। अगर मैं बोलूंगा इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, अगर ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, देन इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सारे वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो, है ना। तो क्योंकि एक सर ही आप प्लेन में तो हम बोल रहे करते थे हैं, कि दो ही हो सकते हैं, दो वेक्टर ही हो सकते हैं कोप्लेनर। दो प्रोडक्ट मैंने कहा बोला, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, तीन वेक्टर कोप्लेनर नहीं भी हो सकते, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, वो कैसे भी रखें हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोई भी अगर दो वेक्टर हैं कैसे भी मैं उसको रख दूं हमेशा एक प्लेन में तो लाई करेंगे, तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, जैसे दो वेक्टर तो इसका प्लेन तो सेम ही होगा ना, कैसे भी इसको। हाँ तीन वेक्टर होंगे तो एक वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, वो इसके प्लेन में नहीं भी लाई कर सकता। तो अगर वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसका स्केलर डबल प्रोडक्ट जीरो होगा। उसका सिंपल सा है, क्योंकि बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अगर उसका एक के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब ए भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है ना, तभी तो एंगल 90 हो जाएगा। बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अगर ए उस प्लेन में है तो ए के साथ उसका एंगल 90 हो जाएगा ना, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तीन वेक्टर को जब आप कोप्लेनर चेक करते हो तो ये टर्म जीरो होना चाहिए, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर। और ये चीज निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जब आप इसको निकालोगे
एक तो वो तरीका सही है कि पहले आप बी क्रॉस सी निकालो फिर डॉट प्रोडक्ट निकालो, या सीधे भी निकाल सकते हैं इस तरह से डिटरमिनेंट से। हम यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, ए के 3 कंपोनेंट। यहाँ पे लिख देंगे हम बी एक्स बी वाई बी जेड, और यहाँ पे हम लिख देंगे सी एक्स सी वाई एंड सी जेड। और इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, है ना। सर ए एक और बार बताना, जीरो कैसे आया है? यार देखो, मैंने बोला ए बी सी अगर तीनों प्लेन में है, मैंने अगर ऐसा बोला कि ये तीनों जो ए बी सी वेक्टर हैं एक ही प्लेन में, ये आपका ए वेक्टर कोई हो गया, ये आपका कोई बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी और इस सी का एंगल तो 90 हो जाएगा, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस, तो बी क्रॉस सी लेंगे तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा, और बी क्रॉस सी का एंगल ए वेक्टर से 90 हो जाएगा। तो जब 90 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा ये वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर। और इस चीज को निकालने का ये तरीका है ना, ए को कंपोनेंट लिख दो, बी को कंपोनेंट लिख दो, सी को कंपोनेंट लिख दो, और इसको फाइंड आउट कर, जैसे आपने आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट भी किया है ना। तो इसको लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, इसको लिख के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो ये तरीका होता है। तो ये उसी को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल। ये तो हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होते हैं, उसका कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानना है। सिंपल सा हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे, दिस इज नोन एज ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, बीच में डॉट नहीं होता है बल्कि क्रॉस ही होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, नोन एज वेक्टर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसी को हम क्या होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लिख लो, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर। तो ये आपकी एज ए थ्योरी आपका वेक्टर पूरा करना है। वेक्टर में ये सब चीजें ही होती है। कोप्लेनर चेक करने में आता है, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं। तीन वेक्टर कोप्लेनर तभी होंगे जब ये चीज 0, अगर नहीं 0 है तो कोप्लेनर नहीं है। तो 1 बाय 1 में क्वेश्चंस दूंगा स्टार्टिंग से, सारे जो भी अब तक आपने पढ़े हैं, बस प्रेजेंस के साथ मुझे उसका आंसर देना। बताओ सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर से समझा दीजिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, तो उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये पूरी क्वांटिटी स्केलर हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो वेक्टर होगा, एंड वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ये स्केलर प्रोडक्ट 0 और ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है मींस ए बी सी सेम, सारे सेम प्लेन। और इसको निकालने का ये तरीका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले का क्या मतलब है आपको पता है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है ना, कि इस फॉर्मूले का मतलब है आप एक्स लिख लो, है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर dy cz माइनस cy dz, माइनस आप यहाँ पे लिख दो ay, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो bx cz माइनस cx dz, है ना। ऐसे आप az लिख दो और az लिख के इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके माइनस कर दो, है ना, आंसर bx cy माइनस cx, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा, बस वो आई कैप जे कैप और के कैप के तरफ में यहाँ पे एक्स वाई भेज देते हैं, एक ही कंपोनेंट है, तो इसका सम। और वेक्टर में तो कुछ है नहीं, इसका तो कोई यूज नहीं है, जस्ट एक डेफिनेशन है, उससे सम करते हैं। तो अब मैं आता हूँ इसके 1 बाय 1 करके, स्टार्टिंग से मैं न्यूमेरिकल दूंगा, है ना, जिसमें कि वेक्टर अलजेब्रा सारा चीजें यूज होगा।
बस मुझे आप उसका आंसर निकाल के बता, है ना। जब 2-3 लोगों के आंसर आ जाएंगे फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे आपका अपने आप पे सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। थ्योरी में तो इतना ही था, लेकिन वो थ्योरी आप अच्छी तरह समझ में तब आएगी जब उसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो। 1 बाय 1 में न्यूमेरिकल्स देना। ये आ गया वेक्टर के क्वेश्चंस। हाँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो भी आपका आंसर आ रहा है मुझे बता सकते। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन। जब आंसर सही आ जाएगा मैं बता दूंगा आपको। हाँ, यश चौधरी आपका आंसर सही है। कश्यप, यार आपका आंसर क्या है? ये आंसर तो नहीं आना चाहिए। ठीक से करो। हाँ, दक्ष सही है आपका आंसर।
सही आंसर, दक्ष का भी सही है। और पहले, हाँ एक और भी आंसर आ गया मेरे पास, है ना। स्नेहा आपका भी आंसर सही है। एंड प्राची का आंसर आया था। नहीं, प्राची तो कोई है ही नहीं, प्राची का आंसर सही नहीं था। कश यश का, दक्ष का और स्नेहा का सही आंसर। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो 1 मिनट में आ जाएगा क्वेश्चन, तो सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं कल उस दिन डाउट क्लास में कर भी रहती हूँ। आपका एक फॉर्मुला होता है ना, tan अल्फा वाला, ये क्यों नहीं याद रखता? tan अल्फा की वैल्यू होती है b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। अल्फा किसके बीच का एंगल होता है? रिजल्टेंट और एक बीच का एक एंगल होता है। तो इसने बोला ये एंगल 90 है, तो tan 90 1/0 हो जाएगा b sin थीटा, है ना। और b की वैल्यू जो है वो a/2 है, cos थीटा, है ना। जो b की वैल्यू है कितनी है, जैसे आपकी a/2 है, ये a b/2 के इक्वल है ना। जो a है वो b/2 के प्लस b है ना। यहाँ सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ, cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ का मतलब थीटा की वैल्यू 120 है ना। cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ होने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये ऑप्शन सही हो गया है ना। तो बच्चों को याद भी रहता है, ऐसे ये आंसर नहीं, तो सीधे हमने सॉल्व कर लिया tan अल्फा वाले फॉर्मूले से, है ना। एक चीज और थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, कि जैसे तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर जब सेम ऑर्डर में क्लोज हो जाते हैं तो उनका वेक्टर सम हमेशा 0 होता है। जैसे आपने बोला ट्रायंगल है, इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल है, एक कोई ए वेक्टर है ना, ए पी ले लो, ये कोई पी वेक्टर है, और ये वेक्टर अगर कोई क्यू है, और सेम ऑर्डर में अगर ये वेक्टर कोई आर हो, है ना, तो अगर सेम ऑर्डर में कोई ट्रायंगल ऐसे अगर क्लोज हो गया तो इसका वेक्टर सम हमेशा 0 है ना। पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। सेम ऑर्डर में क्लोज हो गया तो इसका वेक्टर सम हमेशा क्या होता है आपका 0, है ना। ये आपका क्या, अगर तीन से ज्यादा भी हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला एक वेक्टर अगर कोई ए है, दूसरा वेक्टर अगर बी है, तीसरा वेक्टर अगर आपका सी आ गया, चौथा वेक्टर अगर आपका डी आ गया, और पांचवा वेक्टर आपका ई आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ वही सेम ऑर्डर में, उल्टा नहीं। ओपन पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज पॉलीगॉन। जब भी क्लोज पॉलीगॉन हो जाएगा तो उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, है इस सबका सम 0। तो जब भी सेम ऑर्डर में कोई पॉलीगॉन क्लोज हो जाएगा तो सारे वेक्टर का वेक्टर सम क्या होगा, आपको 0। और इसके रिगार्डिंग हम एक लॉ पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं साइन, है ना। जैसे लॉ ऑफ कोसाइन होता है, वैसे हम यहाँ पे लिखते हैं लॉ ऑफ साइन। हो सकता है मैंने बताया भी होगा, नहीं बताया तो डिस्प्ले। तो थ्री वेक्टर्स अगर ऐसे हैं, एक पी वेक्टर है, एक क्यू है, और ये अगर आर, ये एंगल अल्फा है ना, और ये वाला एंगल अगर बीटा है, और ये एंगल गामा है। और अगर ऐसा दिया हुआ है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर का सम अगर 0 है, तो साइन लॉ वैलिड होता है। साइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा आर बाई साइन, है ना भाई। पी बाई साइन अल्फा, क्यू बाई साइन बीटा एंड आर बाई क्या हो जाएगा, साइन गामा। लेकिन तभी होगा जब इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, सकते हैं। और जानना एक और भी चीज है कि जब थ्री इक्वल वेक्टर होते हैं और उनके बीच में अगर एंगल 120 डिग्री है तो उसका वेक्टर सम हमेशा 0 होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि if three equal vector, if three equal vector of equal magnitude of three vector of equal magnitude है ना, makes an angle 120 degree with each other, है ना। then
their sum is 0, their sum is 0, है ना। कैसे तीन वेक्टर जिनके की मैग्नीट्यूड सेम है, अगर आपस में 120 डिग्री एंगल बनाने हैं तो उनका सम हमेशा 0 है ना। तो सिंपल से ऐसा हो जाएगा, एक वेक्टर अगर मैंने ले लिया ऐसे p, एक दूसरा वेक्टर दूसरा है p आपका, और तीसरा वेक्टर भी इस तरह से p, और ये एंगल अगर 120 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका सम हमेशा 0, सम इज 0। तो ये सिंपल सा है, जब इसको शिफ्ट करेंगे ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लोज कर देंगे, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लोज करेंगे तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उसका सम भाई इस केस में पी क्यू आर अलग अलग है, ट्रायंगल अलग अलग तो भी 0 हो सकता है, लेकिन जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एंगल 120 डिग्री होगा तभी इसका सम क्या होगा, ये चीज तो है ना। तो कई बार इसको भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, तो ये आप प्रोसेस में ध्यान सर वो फटाफट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बता रहे थे आप? बेटा, अगर ये साइड पी पी है सारे, सबका साइड सेम है और ये एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री बन रहा है, तो जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जब हम इसको शिफ्ट करके ले जाएंगे और हेड टू टेल में लगाएंगे तो ये सारा जो अभी तो सबके टेल को साइड करना है, और इसको हेड टू टेल में लगाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ऐसा पी को आपने यहाँ बना लिया, ऐसे इस पी को शिफ्ट करके हम यहाँ ले, ये भी पी है ये भी पी है, और इस पी को शिफ्ट करके हमने यहाँ पे, तो अगर ये एंगल सारे 120 डिग्री है तो अंदर वाले एंगल 60 डिग्री है और सारे साइड सेम है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और क्लोज हो जाएगा, उसका सम क्या हो जाएगा, उसी को समराइज करते हैं यहाँ पे, है ना। देखो चलो, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, एकदम सिंसियरली सॉल्व करके इसका आंसर दो, इसी से आपको आएगा सारी चीजें, नहीं तो इसका कोई फिर तरीका नहीं आने का, है ना। एकदम सिंसियरली सॉल्व करके उस सब का आंसर मुझे बताओ। सर अगर क्या इसमें लॉ ऑफ साइन लगाते, लॉ ऑफ साइन, हाँ, तो P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R आ जाता। आर आ जाएगा, साइन 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल आ जाएगा, अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल है। सर वो आपने सम क्या लिखा है, सम इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले में? सम इज 0, अगर 120 डिग्री एंगल है तो इसका सम 0 होगा, इसी चीज को मैंने यहाँ पे, ओके सर। देयर सम इज 0। अगर इक्वल वेक्टर आपस में 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो उनका सम हमेशा 0, अगर अनइक्वल है तो एंगल अलग अलग हो सकता है तो भी सम 0 हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपने कर लिया। तो इसके बाद हम आते हैं, हाँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको देखो जरा सा, फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू केसेस, दोनों केस में एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर क्या हो, एंगल के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज करते हो, एकदम सिंसियरली सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है, फर्स्ट पे क्या आ रहा है, सेकंड, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
हाँ, उजैफ आपका आंसर सही है फर्स्ट। हाँ नहीं, सही आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट का आंसर सही है। स्नेहा सही आंसर है first। हाँ, स्नेहा आपका आंसर सही है, सेकंड क्वेश्चन का। स्नेहा आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का भी सही है। सही बोल रहे हो। हाँ, कार्तिकेय त्यागी दोनों आंसर सही है। कार्तिकेय आपके दोनों आंसर सही है, देखो आसानी से आ गया। है ना, ठीक है। मैं दोनों आंसर बता देता हूँ आपको मैं। है ना, सही। एक का आंसर 60 है, एक का 30। है ना, एक का आंसर 30। 5 √3 i कैप प्लस 5 जी। पहले मतलब 5 √3 i कैप प्लस 5। तो कुछ नहीं होता है। जब इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो एकदम सिंपल से अप्रोच है। फर्स्ट का एंगल आंसर 60 है, दूसरे का एंगल जो है वो 30 आ रहा है। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें कॉस की वैल्यू यही होती है। किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है i प्लस जे का डॉट ऑफ, दोनों को ऊपर में डॉट प्रोडक्ट ले लो और नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। है ना, ये तो होता है कॉस की वैल्यू। है ना, a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस का होता है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है सिर्फ j डॉट j ही तो 1 होगा, 1 हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। है ना, और दूसरे का मैग्नीट्यूड भी √2 हो जाएगा, तो हाफ आ गया। मैं इस फर्स्ट केस में एंगल की वैल्यू कितनी होगी चेक करेंगे। ऐसे यहाँ भी कर लेना है। अगर मुझे इसके बीच का कॉस थीटा निकालना है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 15 इंटू 3 45 प्लस 15 बाई इसका मैग्नीट्यूड। है ना, इसका जो हम क्या लेंगे जैसे कि आपका मैग्नीट्यूड लेंगे 9 प्लस इंटू 3 27, 27 प्लस 9
27 + 9 आपका हो जाएगा सभी आपका, है ना, 45, है ना। 27 + 9 हम ले लेंगे 36, है ना, इंटू यहाँ पे आ गया आपका, इसका वैल्यू ले लो 75 + 25, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एंड रूट भी तो लोगे वैसे। जस्ट आपका ये आ गया 45 + 15 तो आपका 60 हो गया, बाई 6 × 10 आ गया, है ना। तो इससे सॉल्व कर लो। सर ये ए वेक्टर जो लिखा है सेकंड में वो अलग नहीं है? सेकंड में क्या है वो गलत दिखाया क्या, सही है सही तो है? सर, मैंने शायद नोट गलत कर लिया या तो। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, इसका भी आंसर चेक कर लो थोड़ा सा, एक बार मेरे को भी याद नहीं रहता है आंसर। 3√3 जे कैप ही तो है ना। मैं एक मिनट चेक कर लूं। हाँ, 3i कैप + 3√3, अच्छा अच्छा, पहले में 3i कैप है, दूसरे में जे कैप, सही बोल रहा हूँ, सही नहीं लिखा है मैंने, ठीक बोल रहा हूँ वैसे। 3i कैप + 3√3 जे कैप, है ना, सही है ना। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 3i कैप, यहाँ पे 3√3, 3i कैप प्लस आपका 3√3, ठीक है। तो नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर चेंज हो जाएगा। ऊपर जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आपका देखो, ये आपका हो गया 15√3, है ना, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, तो ये आपका 30√3, 30√3/60 आ गया, तो नेक्स्ट चढ़ाई वाली 30, फर्स्ट केस में 30, फर्स्ट केस में 60, सेकंड केस में 30, वैसे आप सॉल्व करते रहो, है ना, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इसको मैंने कर लिया, और ये देखते हैं, ये अगर पहले कर लिया होगा तो नहीं, ये कर चुके हैं हम, है ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ। सर ये इसमें जो करा है उसमें भाई का, अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है बेटा, हाँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइव एंड सिक्स, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी,
फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होता है। यश चौधरी आपका आंसर सही है ना? सही है, सही है। हाँ सही है। कार्तिकेय त्यागी आपका भी आंसर सही है। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होता है। लेकिन जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो तो आई कैप जे कैप के टर्म्स में आएगा ना। वो जो आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा? आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स में। वेक्टर के फॉर्म में आएगा ना वो तो। सेकंड पार्ट का आंसर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में आएगा। फर्स्ट का आंसर तो काफी लोगों का सही है। हाँ उजैफ आपका फर्स्ट फिफ्थ का आंसर सही है 9 वॉट। एंड स्नेहा आपका आंसर सही है फर्स्ट का। कार्तिकेय थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है आपके आंसर में, तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक आ रही है। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का तो सबका आंसर 9 वॉट आ रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सभी का 9 वॉट। हाँ दैट्स सही आंसर है आपका सेकंड पार्ट। कार्तिकेय में एक साइन की बस गड़बड़ है, एक कहीं नेगेटिव में मिसिंग। एक साइन आपका मिसिंग। हाँ यस, ये आंसर सही नहीं है। हाँ सही आंसर है स्नेहा, आपका आंसर सही है ना? कार्तिकेय त्यागी अब आपका आंसर सही है। यश चौधरी मिस्टेक आ रही है। हाँ जैफ योर आंसर इज करेक्ट, सही है ना? सही बता रहा हूँ। देखो कुछ नहीं इसमें ऐसा था कि भाई आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको बताऊंगा नहीं, है ना? बस पता होना चाहिए कि टॉर्क एंड ये चीज होती है वो क्या होती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जो फर्स्ट पार्ट था 6th क्वेश्चन में, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वो डॉट प्रोडक्ट 9 वॉट आ रहा है, पावर की यूनिट वॉट होती है। ऐसे जो टॉर्क होता है, टॉर्क आप ध्यान रखना, ये आर क्रॉस एफ